हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो आपके सीटेट के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ना सिर्फ आपके सीटेट के एग्जाम में, बल्कि जो आपके टेट के एग्जाम होते हैं, जैसे आपका यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, रीट या स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी निकलती है टीचिंग की, सुपर टेट हुआ, डी ट्रिपल एस हुआ, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपका जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आज आप सभी के लिए। और साथ ही जरूरी बात देखिए, जो आपके टॉपिक आपके पेपर में पूछे जाते हैं सिर्फ मैं वही आपको कराता हूं। ठीक है, इसलिए इधर उधर की चीजें ना करा के जो आपके पेपर में चीजें पूछी जाती है जिनसे आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा उन्हीं टॉपिक को मैं आपको कराता हूं। तो ये आज आपका फोर्थ टॉपिक है। इससे पहले 3 टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं, वो आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। और जितने भी आपका पूरा सिलेबस है, चाहे आपका सी टेट का हो चाहे आपका टेट का हो, वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करा रहा हूं नई सिरे से। इसलिए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि पेपर में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाए। इसलिए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बात कर लेते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ठीक है, देखिए ये रहे लॉरेंस कोलबर्ग। अब ये रही इनकी फोटो, ये तो आपके एग्जाम में आएगी नहीं। अब इनसे जुड़ी वो बातें जो आपके एग्जाम में आती है। पहली चीज, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी थी, नैतिक विकास का सिद्धांत था, वो किसने दिया था? तो वो दिया था लॉरेंस कोलबर्ग ने। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं नैतिकता के बारे में। जो आपकी मोरलिटी होती है वो क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ नैतिकता के बारे में, यह वह गुण है जिससे हम सही और गलत की पहचान होती है। जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है कि भाई ये चीज सही है, अच्छी है, ये और ये चीज गलत है, गंदी है। तो उसकी पहचान किससे होती है? आपकी नैतिकता से होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। बच्चे हुए चाहे हम लोग भी हुए, तो हमें कैसे पता कि भाई कौन सी चीज सही है यानी नैतिक है, और कौन सी चीज गलत है यानी अनैतिक है? तो हमने अपने समाज से जाना, अपने एनवायरमेंट से जाना। ठीक है, तो इसलिए सामाजिक परिवेश से ही पता चलता है नैतिकता का और अनैतिकता का। यह बात हो गई नैतिकता की। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है आपका, कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोलबर्ग थे वो किस देश के निवासी थे? तो वो थे आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ऊपर मैंने आपको बता दिया कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? लॉरेंस कोलबर्ग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनके बारे में और क्या चीजें दी हुई है। कोलबर्ग अपने प्रयोगों में यानी जो अपने एक्सपेरिमेंट करते थे ये, उसमें छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। यानी जो अपने एक्सपेरिमेंट करते थे ना, उसमें जो छोटी कथाएं थी, स्टोरी होती थी, उनको अपनी एक्सपेरिमेंट पे इंक्लूड करके फिर उनसे क्वेश्चन आंसर पूछते थे। जैसे कि मैं अभी आपसे पूछूंगा, जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। देखो, उसमें सबसे प्रचलित उनकी ये वाली स्टोरी है, जो आपके एग्जाम में भी, जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं इस स्टोरी के अंदर से। और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ इसमें सही क्या था और गलत क्या था। इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस स्टोरी के बेस पर ही ये सिद्धांत है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं स्टोरी के बारे में, ध्यान से सुनना, आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा फिर। देखिए यहां से ये शुरू होती है। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरीके का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मिस्ट ने की थी, तभी की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था, और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज, ठीक है, इस औरत का पति था हिंज। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है हिंज के बारे में। तो हिंज उन सब के पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से आधी थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है और उस दवाई को क्या दे दे, सस्ते में दे दे। ठीक है, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो दवाई वाले ने कहा कि भाई मैंने दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई क्या काम कर ली, अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। तो इस कहानी के आधार पर जो कोलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया। अब बताओ, जो हिंज था उसने काम सही किया या गलत किया? देखो, अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ मर जाती, अगर चोरी करेगा तो वो कहा जाएगा, जेल में जाएगा। तो बताओ उसने क्या काम किया? कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो उसने सही काम किया, गलत काम किया। अब स्टोरी के बेस के ऊपर ही जो कोलबर्ग ने 2 बातें बताई थी, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछी जाती है। उसमें पहली थी आपकी मोरल डिलेमा यानी नैतिक दुविधा। ये क्या होती है? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उसे बोलते हैं नैतिक दुविधा। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी,
और अगर नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। अभी इसी चीज में वो सोच रहा है कि भाई चोरी करूं या नहीं करूं, अगर चोरी की तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी और नहीं करता तो मेरी वाइफ मर जाएगी। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है, सही और गलत का जो डिसीजन लिया जा रहा है, उसमें जो प्रोसेस शामिल हो रहा है उसी को बोलते हैं मोरल डिलेमा या फिर नैतिक दुविधा। समझ गए इसको आप, नैतिक दुविधा के बारे में? एक और एग्जांपल दूं। मान लीजिए हमें शादी करनी है और शादी के लिए दो ऑप्शन है। यहाँ पर तो कोई मान लो गवर्नमेंट जॉब वाला है लेकिन दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, साथ में खड़े होने में भी हमें उसके साथ शर्म लगेगी, लेकिन उसकी गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन साथ में दूसरा है जो पार्टनर, वो दिखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन करता कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छा बस दिखने दिखने में ठीक है, लेकिन हमें डिसीजन जरूर लेना है, इन दोनों में से शादी जरूर करनी है। तो ये भी क्या हो गया, मोरल डिलेमा। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सही और गलत के बारे में डिसीजन ले रहे हैं कि कौन सा सही रहेगा, ठीक है। तो मोरल डिलेमा के बारे में आप जान गए। उसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा है आपका नैतिक तर्कना, यानी कि मोरल रीजनिंग। ये क्या होता है, सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे इंज ने चोरी को चुन लिया, मोरल रीजनिंग होता है या कि या तो सही को चुन लो या गलत को चुन लो, किसी एक को चुन लो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर शादी के लिए आप किसे चुनोगे, सरकारी नौकर को या फिर उसके अलावा जो लुक में दिखता हो। अगला जो इसके लेवल है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहां से आपके क्वेश्चन भर भर के आते हैं सीटेट के एग्जाम में। देखे, इन्होंने कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए थे और हर स्तर में उनके 2 उप स्तर थे, ठीक है। यानी 3 स्तर हो गए और उनके 2 उप स्तर हो गए, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो पहला स्तर था, पहला स्तर है इसमें इसमें आपका प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज। हो सके तो इनके नाम इंग्लिश में याद करिए, हिंदी में अलग अलग दिए होते हैं, ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है आपकी 4 साल से लेके 10 साल तक का जो बच्चा होता है वो होता है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है, ठीक है। जन्म से लेके 4 साल का बच्चा नहीं होता, क्योंकि 4 साल के बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती, नैतिकता के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं होता। अब इस स्तर के बारे में जान लेते हैं। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। ये बात होगी आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज की बात हो गई। अब जो इसकी जो 2 स्टेज है, जो इसके 2 भागों में इसको बांटा है, वो जानिए। यहां से आपका पेपर में आएगा क्वेश्चन, देख लीजिए। इसकी ये 2 स्टेज है। पहली है इसमें आपकी दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। कि जैसे जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। यानी जो नैतिकता है बच्चे की किस पर रही, सजा पर और आज्ञा पालन पर रही। आपने देखा है ना, मान लीजिए हमारे घर के अंदर कोई मेहमान आते हैं और मेहमान आने के बाद बच्चे क्या काम करते हैं, नमस्ते सादाब सलाम जो भी करते हैं अपना तरीके से, ठीक है। तो उनकी रेस्पेक्ट करते हैं बच्चे, क्यों, उन्हें पता है अगर उन्हें हमने नमस्ते नहीं किया तो हमें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, हमारे मम्मी पापा हमें डांटेंगे या फिर मारेंगे, ठीक है। या फिर अपने आज्ञा पालन पर आधारित होते हैं कि भाई उनका आज्ञा करनी चाहिए। तो यहाँ पर नैतिकता किस पर बेस होगी आपकी, आप समझ गए ना। तो ये हो गई आपके बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पर। इसकी दूसरी पॉइंट जानते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, ये देखिए, ये इसका दूसरा पॉइंट है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इस अवस्था को कहा जाता है जैसे को तैसी की अवस्था, ठीक है। यानी कि इसमें जैसा व्यवहार उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा, इसलिए इसको जैसे को तैसे अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये एग्जाम्पल कि अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो दूसरे बच्चे ने भी क्या काम कर दिया, उसका पेंसिल तोड़ दिया कि ले तूने मेरी पेंसिल तोड़ दी, अब मैं तेरी पेंसिल तोड़ूंगा, ठीक है। तो यानी उसने क्या काम कर दिया, जैसे को तैसा कर दिया, इंडिविजुअलिज्म में, ठीक है। तो ये होगी आपकी दूसरी अवस्था इसकी, जो आपकी कन्वेंशनल स्टेज की थी, प्री कन्वेंशनल की थी। अब बात करते हैं दूसरी स्टेज की। दूसरी स्टेज है इसमें आपकी रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज। ये होती है आपकी 10 साल से लेकर 13 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। ये सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही उठ के आ गया था, ठीक है। कौन सी अवस्था में कर लेता है, दूसरे लोगों के मानकों के अंदर, आपकी कन्वेंशनल स्टेज में। तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय लेता है, यानी सही और गलत का जो डिसीजन लेता है वो बच्चे अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग लेता है, ठीक है। ये आप इसके अंदर जान गए। अब इस अवस्थाओं के 2 भागों के बारे में जानते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पहला, इस अवस्था में अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता पाई जाती है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल की पाई जाती है, ठीक है। कि भाई हमें अच्छा स्कोर करना है अपने स्कूल के अंदर, अपने जो दोस्त यार है उनके अंदर अपनी इमेज अच्छी बनानी है, ठीक है। तो ये वाली जो उन्मुखता होती है ये किस में पाई जाती है, आपकी कन्वेंशनल स्टेज में।
और गुड बॉय एंड गुड गर्ल का ये आपका किससे संबंधित है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। इसका दूसरा पार्ट है आपका कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। जैसे कि क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह भी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या काम कर रहा है, कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाने की भावना विकसित कर रहा है। कि जैसे रेड लाइट है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उनको चोट लग गई थी, इसलिए रेड लाइट पर रुकना चाहिए। ठीक है, अब वह भी ऐसा नहीं करेगा कभी, वो रेड लाइट पर हमेशा रुकेगा। ठीक है, तो ये भी आपका किसके अंदर होगी, कन्वेंशनल स्टेज में हो गई। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी दो अवस्थाएं थी लॉरेंस कोलबर्ग की, जो मैंने वीडियो में बताई है। अब बच गई इसकी तीसरी अवस्था। और जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, जो आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए, वो सभी के सभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पार्ट 2 में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे आपको पार्ट 2 मिलेगा उसमें जो आपकी तीसरी स्टेज है उसके बारे में आपको बता दूंगा। और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित, वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।